चलिए जेट एयरवेज के स्टॉक पे ध्यान देते हैं सतपुते साहब। देखिए 260 रुपए आ गया, आपने जो कहा वो हो गया। वही अब बताइए क्या करना चाहिए। मैं वही सोच रहा था कि जेट में क्या करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है आज का क्लोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आप कुछ और मांग लेते तो शायद वो मिल जाता। नहीं, मुझे लगता है कि एवरेज प्राइस जो है वो आज का ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आधे घंटे का। और इवेंचुअली मुझे लगता है इसका क्लोज 260 के नीचे ही होगा। तो इट्स बेटर हम इसको कल पे टाले या कल सोचे कि इसको एग्जैक्टली किस तरह से देखना है तो ज्यादा ठीक रहेगा। तब तक मुझे लगता है वो फंडामेंटल जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगा कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर एज ए ट्रेडर 260, 260, 265 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। कल फिर से फ्रेश सोचेंगे। अच्छा, ये कॉल ऑप्शन में देखिए उसके बाद बहुत तेजी हुई नहीं है। 10 के जो लेवल देख रहे थे अभी वो 11 के लेवल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किए हैं, ट्रेडर अपना पैसा घर ले जाना चाहते हैं। संदीप जैन साहब, टेक महिंद्रा बाईबैक जो शुरू हुआ है, आज आपने क्या राय दी है उस पर? फ्लैट सा चल रहा है स्टॉक आज तो। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल्स है टेक महिंद्रा के, और 780 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया। और टेक महिंद्रा के बाईबैक में हमने एग्रेसिवली क्लाइंट्स को रेकमेंड किया कि पार्टिसिपेट करें। हालांकि रेशियो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं आया, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब जो नेक्स्ट ये कटान के बाद कहीं ना कहीं ये अप्रैल फर्स्ट वीक में इसमें बाइंग भी आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने रिटेल स्टॉक को पूरा बेच के रख देते हैं और फिर वापस से जब एंटाइटलमेंट का प्रोसेस पूरा खत्म होता है और बाईबैक के लिए टेंडर करना होता है तो उस टाइम पे एक बार रिटेल बाइंग आती है। हालांकि बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है कि उसकी वजह से इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी मूव करेगी, बट मुझे वैसे बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि 780 एक बहुत अच्छा लेवल है और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू इट्स पियर्स। तो मुझे कहीं भी कोई रिस्क नहीं दिख रही है और 950 का बाईबैक प्राइस है। तो आने वाले दिनों में ये प्राइजेस भी दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें कंटिन्यूड रहें, इन्वेस्टिंग करें और इन लेवल्स पे बाई भी करें और होल्ड भी करें। और जो शेयर टेंडर करके रह जाते हैं पोर्टफोलियो में तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है, उसको होल्ड करते रहें। ओके, अच्छा, लेकिन माइंडट्री में इनकी बाईबैक के लिए बोर्ड मीटिंग होने वाली है। हालांकि एल&टी का ऑफर तो अब सामने है। क्या ये बाईबैक का फैसला वाकई होगा और क्या करना चाहिए इस शेयर में आपको, संदीप जैन? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए माइंडट्री में बाइंग करके ही चलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो भी होगा वो जो माइंडट्री के शेयर होल्डर्स है उसके लिए तो फायदेमंद होगा। और जिस तरीके का ये सारी चीज़ें चल रही है और एल&टी एक सीरियस आईटी प्लेयर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से एल&टी, इन्फोटेक, LTTS ये सारी कंपनियां इनके स्टेबल में है और जो भी होगा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को तो फायदा पहुंचेगा। 980 की प्राइस इन्होंने दी है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बट ओवरऑल आई थिंक स्टे इन्वेस्टेड। और ये भी स्टॉक मुझे ओवरऑल एज अ कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है और जिस तरीके के डेवलपमेंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं पैसा बनेगा इसमें। सो कुल मिला के बाइंग करें और जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें। संदीप जी और किरण जी, आपके लिए ये प्रश्न, हमने काफी दिनों से आरबीएल बैंक के बारे में कोई बात नहीं करी। ये इस वक्त 621 रुपए के आसपास चल रहा है, 629 रुपए के आसपास चल रहा है कैश मार्केट में और फ्यूचर्स में लगभग 640। इसके बारे में आपकी कोई राय अगले हफ्ते और माफ कीजिए इस हफ्ते और अगली एक्सपायरी के लिए? बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। मेरा मानना है कि ये 620, 610 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 620 में ही इसको बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी सपोर्ट है और टेक्निकली भी 622 पे सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि इसके नीचे नहीं जाएगा। इसका एक हर्डल है जो है 660, जो कि पहले करीबन अगस्त लास्ट ईयर का टॉप रहा था और इस बार भी उन्हीं लेवल्स के ऊपर एक टॉप बन चुका है। तो 620 से लेके 660 एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे मैं मानता हूं कि कंसोलिडेशन होगा और उसका ब्रेकआउट आपको अगली सीरीज में देखने को मिल जाना चाहिए। तो ये अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये बहुत बड़ी रैली दिलाता नजर आ जाना चाहिए। कहां तक आपको टारगेट दिखता है आरबीएल बैंक का, यादव साहब? पहले तो 660 रहेगा। 660 जब ब्रेकआउट आएगा तो सिर्फ 780, 800 के लेवल्स की बात करेंगे। चलिए एक बार सतपुते साहब से कहलवा देते हैं, आजकल इनकी बात बहुत मान रहा है बाजार। बताइए सतपुते साहब, क्या लगता है आपको आरबीएल बैंक? देखिए मुझे लगता है इन पर्टिकुलर आरबीएल ऊपर में 640, 642 के आसपास इसमें एक सप्लाई पॉइंट बनता है। तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा वेट करूंगा। हालांकि लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आई है, आज इसमें बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, लेकिन गैप डाउन के बाद जो गैप है वो फील हुआ है। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। ओके, फिलहाल बाजार बंद हो चुके हैं तो आपके सामने प्रोविजनल आंकड़े लेकर आते हैं। इस समय क्या तस्वीर निकल कर आई? निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों दिन के लो से थोड़ा सुधर कर, लेकिन ज़्यादा नहीं,
नुकसान ही है। 100 पॉइंट, 106 पॉइंट नीचे निफ्टी, 300 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, 29,300 के नीचे, इनफैक्ट 29,250 के काफ़ी करीब निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट करीबन 125 पॉइंट की। बाजार में उतार चढ़ाव का जो समीकरण इस समय आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिए 4 में से 3 स्टॉक कम से कम नुकसान के साथ बंद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एडवांसेस 504 और गिरने वाले 1707, तो ये काफ़ी नेगेटिव। लेकिन उसके बगल में आप रुपए का जो आंकड़ा देख रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। दिन के निचले स्तरों से रुपया काफ़ी सुधर कर इस समय ट्रेड कर रहा है, हालांकि अभी भी वहाँ पे 1.5 घंटा बाकी है। तो 5 बजे आप देखेंगे कहाँ तक जा करके ये क्लोज होता है। आज निफ्टी में गिरने वाले स्टॉक्स वेदांता, भारतीय इंफ्राटेल, टाटा मोटर्स और जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इनमें देखने को मिला। सबसे कमज़ोर सेक्टर था मेटल, JSPL, JSW, हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को यानी स्टील और नॉन फेरस, सभी में गिरावट। बैंकों में कमजोरी, निफ्टी बैंक की भारी गिरावट में ICICI बैंक का सबसे बड़ा योगदान, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का योगदान रहा है। एक्सिस और यस बैंक भी कमज़ोर रहे। निफ्टी के हीरो कमज़ोर बाजार में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खास तौर पे और एक और PSU कोल इंडिया, साथ ही ONGC, जिनमें हमने आज अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है। तो ये कमज़ोर बाजार में निफ्टी के शानदार स्टॉक्स रहे। आज के बढ़ने वाले शेयरों में PSUs का पलड़ा भारी है। अब भी देखिए REC और PFC। अरविंद फैशन लगातार चल रहा है और आज यहाँ पर अब 10% का सर्किट बढ़ता हुआ। TT के प्रेस्टीज एक और स्टॉक जहाँ पर आज हमने एक अपग्रेड आते हुए देखा है। इनफैक्ट उसका फायदा जेट एयरवेज से नरेश गोयल के इस्तीफे की खबर और इसने टेक ऑफ कर लिया। 254 पे बंद हुआ है, हालांकि 260 के लेवल जो राजेश देख रहे थे उससे नीचे आकर फाइनल प्राइस बना है, तो वो डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हुआ। जी प्रदीप जी, कोई खास माहौल आज FNO मार्केट में भी नहीं था। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें 36 से 162 लगभग, जो एक शेयर बढ़ा उसके मुकाबले 4 ऐसे शेयर्स थे जो कि गिरे। अब देखते हैं फ्यूचर्स जहां लॉन्ग पोजीशंस बने। जेट एयरवेज की हमने बहुत बात करी, 254 रुपये पे बंद हुआ, लगभग 28 रुपये ऊपर। सारे PSU काउंटर्स में ज़बरदस्त तेज़ी। REC और PFC 52 हफ्ते के नए हाई पे, और IOC में काफ़ी तेज़ी। जहां पे शॉर्ट पोजीशंस देखी गई वो है जस्ट डायल, लगभग 602 रुपये पे बंद हुआ। कमिंस जिसकी आपने बात करी लगभग 4.5% नीचे। जैन इरिगेशन 57 रुपये पे और डिश TV 5.5% नीचे बंद हुआ, जहां पे शॉर्ट पोजीशंस देखी गई। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई SRF में रिकॉर्ड स्तर पर 2432 रुपये के आसपास बंद हुआ। सतपुते साहब काफ़ी बात करना चाह रहे थे बाटा के बारे में, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। आज 30 रुपये बंद हुआ, ये भी शेयर रिकॉर्ड स्तर पे है। और बैंक ऑफ इंडिया लगभग फ्लैट बंद हुआ, 58 रुपये 50 पैसे पे। और इसके साथ ही फिलहाल वक्त है इजाज़त लेने का। राजेश सातपुते, संदीप जैन और किरण जाधव, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नज़र स्टॉक 2020 के रिजल्ट पर। और ये आज का रिजल्ट, नीरज ने बाजी मारी है तकरीबन 2.25% से अधिक के रिटर्न के साथ। उनकी टीम पे नजर डालते हैं कौन से थे वो गेंदबाज जिन्होंने इनको, नहीं बल्लेबाज हैं, डेक्कन गोल्ड माइंस और TT के प्रेस्टीज। तो ये दोनों स्टॉक खबरों के दम पर आज चले। कर्नाटका बैंक और टाटा मोटर्स 2 गेंदबाज भी थे जिन्होंने कमाई करा के दी है नीरज के लिए। हेमंत की टीम भी आपके सामने लेकर आएंगे। और यहाँ पर देखिए सारे के सारे गेंदबाज थे इन्फीबीम, PC ज्वेलर्स, सन TV और R Infra जिन्होंने की है कमाई। बाजार की बात तो जारी रहेगी चाय पे चर्चा में, लेकिन कुछ और खबर जिन पर हमारी नजर है। अभी सर्दी पूरी तरीके से गई नहीं है और गर्मी का आगाज हो गया है। मौसम का बिगड़ता मिजाज बीमारियों की वजह बन रहा है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, तो क्या करें, कैसे खुद को सुरक्षित रखें, जानिए हमारे एक्सपर्ट से। देखिए कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए मिलेंगे। आज चुनाव अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा कैश का वादा करके कांग्रेस को वोट मिलेंगे? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं।